हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज का अंक है पर्यावरण अध्ययन में हम पढ़ेंगे पर्यावरण की संरचना, तत्व और समूह। जो मुख्य बात है, पहली बात तो आज हम आपको एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे और उसके माध्यम से आपको ये भली भांति स्पष्ट हो जाएगा कि किसी स्थान विशेष पर पर्यावरण का जन्म कैसे होता है, पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है। तो टॉपिक है पर्यावरण संरचना, तत्व, समूह। तो पर्यावरण का तो आपने क्लियर है, पिछली कक्षा में हमने बता दिया है कि हमारे जो चारों तरफ आवरण है घिरा हुआ, वही पर्यावरण है। वह सजीव, निर्जीव, जैव जो तत्वों का पूरा समूह पर्यावरण कहलाता है। अब दूसरा शब्द है संरचना। स को हटा दें, केवल रचना को आप जान लें। रचना का अर्थ होता है बनावट। जब किसी स्थान विशेष पर कोई विशेष तरह की रचना बनती है तो उसे संरचना कहते हैं। स इसमें उपसर्ग है। रचना का सिंपल अर्थ होता है बनावट। संरचना का आशय हो गया कि पर्यावरण की संरचना कैसे होती है, पर्यावरण को कैसे जन्म मिलता है, पर्यावरण कैसे बनता है, इस बात की चर्चा करेंगे। तो पर्यावरण संरचना, तत्व, कौन ऐसे तत्व हैं, कौन ऐसे तत्वों का समूह है जो पर्यावरण को जन्म देता है। किसी स्थान विशेष पर पर्यावरण कैसे पैदा हो जाता है, कैसे पर्यावरण का निर्माण होता है। तो इस टॉपिक में आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण संरचना, तत्व और समूह, उनकी विशेषताएं क्या है। तो इस टॉपिक के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक करके बताते हैं। पहला तत्व है अजैव तत्व। अजैव का आशय हो गया कि जिसमें जीवन नहीं है। सिंपल सी बात है, वह प्रत्येक तत्व जिसमें जीवन नहीं है वह अजैव तत्वों की श्रेणी में आता है। जैसे जलवायु, किसी धरातल के स्थान विशेष पर कोई न कोई अमुक जलवायु पाई जाती है और वह जो जलवायु पाई जाती है वह किस श्रेणी में आती है, अजैव तत्वों की श्रेणी में आती है। जलवायु पर्यावरण को जन्म देने में महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। जैसे हमारे इस पूरे एशिया में भारत को प्रकृति का पालना करते हैं। तो ये प्रकृति का पालना क्यों है? क्योंकि यहाँ इसको विशेष दर्जा हासिल होने के पीछे महत्वपूर्ण कोई घटक है तो भारत की मानसूनी जलवायु। जो अजैव तत्वों का समूह है उसमें पहला पॉइंट ही है जलवायु, और भारत की जलवायु मानसूनी है। इस मानसूनी जलवायु के कारण यहाँ विविध प्रकार की वनस्पतियाँ, यहाँ विविध प्रकार के पशु पक्षी, यहाँ विविध प्रकार की सारी संरचनाएं जो मिलती हैं। इन सारी विविधताओं की जननी कौन है, इन सारी विविधताओं का जनक कौन है, इन सारी विविधताओं की संरचना कैसे होती है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक है जलवायु। जलवायु किस श्रेणी का तत्व है? वह अजैव श्रेणी का तत्व है। दूसरी बात है स्थल समूह। स्थल समूह, क्योंकि जलवायु के बाद कोई प्रभावकारी तत्व है तो वह है स्थल मंडल, यह स्थल तत्व। अब धरातल कहाँ है, धरातल की बनावट कैसी है, धरातल की उस स्थान पर उसकी विशेषता क्या है, यह भी पर्यावरण को जन्म देती है। अब जैसे देख लीजिए, दक्षिण का भारत का पठारी क्षेत्र है, उत्तर का मैदानी भाग है, हिमालय का तराई क्षेत्र है। तो जैसा स्थल उस तरह की वहाँ पर्यावरणीय संरचनाएं पैदा होती हैं। अब है जल। जल को बहुत प्रभावकारी तत्वों में से एक माना गया है। जल ही जीवन है, जल चेतना का आधार है। जल नहीं होता तो जीवन नहीं होता। चाहे वह पशुओं की बात हो, पक्षियों की बात हो, खुद मानव की बात हो या वनस्पतियों की बात हो, सबके जीवन का आधारी स्तंभ कोई है तो वह एकमात्र तत्व है, वह है जल। और यह सभी के सभी जो अभी हमने क्रम से चर्चा की है, जलवायु, स्थल, जल, यह सब अजैव तत्व की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद है मृदा, मिट्टी। जल के बाद कोई प्रभावकारी तत्व है तो है मिट्टी। यह मिट्टी स्थान विशेष पर स्थान विशेष पर्यावरण को जन्म देती है। मिट्टी बड़ा प्रभावकारी रोल अदा करती है। अब कल्पना करिए, जैसे उत्तर भारत में खासतौर से गंगा का जो डेल्टाई बेल्ट है, गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पतझड़ की वनस्पतियाँ हैं,
आसाम में चले जाएंगे तो वहाँ सदाबहारी वनस्पतियाँ हैं। मरुस्थली भाग राजस्थान में चले जाएंगे तो वहाँ कटीली झाड़ियों की वनस्पतियाँ हैं। यह सारी वनस्पतियों का आधार क्या है? निश्चित है मिट्टी, निश्चित है मृदा। अब है खनिज। स्थान विशेष पर पाए जाने वाले खनिज भी पर्यावरणीय घटकों में से एक है। किस स्थान पर कौन सा खनिज पाया जाता है? कहीं कोयला है, कहीं लोहा है, कहीं सोना है, चांदी है, अब्रक है, बॉक्साइट है। यह सारे जो खनिज पाए जाते हैं कहीं न कहीं पर्यावरण को जन्म देते हैं और उस स्थान विशेष का पर्यावरण उनसे कहीं न कहीं प्रभावित होते रहता है। और लास्ट में चट्टानें भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं या पर्यावरण को जन्म देती हैं। जैसे आग्नेय चट्टान, अवसादी, कायंत्रिक, ये सारी चट्टानें कहीं न कहीं पर्यावरण को संरचना देती हैं, जन्म देती हैं, आकार देती हैं, उनको निर्मित करती हैं। तो इस तरह जितने ये सारे तत्व हैं, जलवायु, स्थल, जल, मृदा, खनिज, चट्टान, ये सारे के सारे तत्व अजैव की श्रेणी में आते हैं। और यह जो अजैव तत्व है यह पर्यावरण संरचना में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब अगले पॉइंट की बात है तो वह है जैव तत्व। पहला था अजैव, अब दूसरा है जैव। जैव तत्व में मुख्य रोल है जीव का। जीव कौन से? हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, आज पुनः बता दूं। जीवों की विविध श्रेणियां हैं। जीव विविध प्रकार के हैं। आकाश में उड़ने वाले, धरातल पर चलने वाले, सरकने वाले, रेंगने वाले, तैरने वाले, दौड़ने वाले, एक कशेरुकी की जीव, बहुकशेरुकी की जीव, एक कोश की जीव, बहुकोश की जीव। यह जीवों की नाना प्रजातियां हैं, नाना प्रकार की वैरायटियां हैं। इसमें अब बारी आती है जंतु की। जीव के साथ जंतु और पौधे। आप किसी भी जंगली एरिया में, किसी भी प्राकृतिक जंगल में, किसी भी अभयारण्य में जाएंगे तो उस अभयारण्य में, उस जंगली क्षेत्र में तमाम प्रकार के जीव और जंतु मिलते हैं। आप देख लिए जीवों का संसार, जंतुओं का संसार, वनस्पतियों का संसार। जो हमारा यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्षा के कारण, ताप के कारण विविध प्रकार की वनस्पतियां और विविध प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। यह सभी के सभी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं, पर्यावरण को जन्म देते हैं। ये सारे के सारे हो गए जैव तत्व। अब यह दोनों तत्व जहाँ रहेंगे और इन तत्वों के जो ये घटक पॉइंट हैं, ये सारे मिल करके क्या करेंगे? संरचना करेंगे। किसकी संरचना करेंगे? पर्यावरण की करेंगे। और इस तरह यह दोनों घटक जैव अजैव मिल करके संरचना पर्यावरण की करेंगे तो उस पर्यावरण में किस तरह की विशेषता पैदा होगी? वह पर्यावरण क्यों विशेष हो जाएगा? और वह जब विशेष होगा तो ये सारे बिंदुओं को जन्म देगा। उसमें से एक पहली विशेषता की मैं चर्चा कर रहा हूँ। आपकी क्या पर्यावरण भौतिक जैव तत्व का अविभाज्य समूह है। फिर से सुन लीजिए, पर्यावरण भौतिक जैव तत्व का अविभाज्य समूह है। जब इस तरह के पर्यावरण का जन्म होगा तो उस पर्यावरण की पहली विशेषता जो पैदा होगी वह यह होगी कि भौतिक तत्व पर्यावरण का अविभाज्य अंग है। आप किसी भी पर्यावरण को पढ़ने से पहले इस बात को भली भांति आप जान लें कि किसी भी स्थान के भौतिक परिवेश को, किसी स्थान के भौतिक तत्वों को अलग करके पर्यावरण को आप नहीं जान सकते। तो एक विद्यार्थी को पर्यावरण की अच्छी समझ रखने के लिए भौतिक तत्व जो हैं वह पर्यावरण में ऐसे गुथे पड़े हैं, ऐसे उसमें गुम्फित हैं कि उनको अलग करके पर्यावरण का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो यह बात स्पष्ट हो गई। आप भी भली भांति समझ लें कि भौतिक तत्व पर्यावरण का अविभाज्य अंग है। अब बात आती है दूसरा, भौतिक पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। किसी स्थान विशेष पर भौतिक पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार कैसे है? निसंदेह भौतिक तत्व अपार शक्ति का भंडार कैसे हैं? आप देख लीजिए, जिस स्थान पर आप उठा लीजिए सारी शक्तियाँ
इस पर्यावरण में निहित हैं, उसके घटकों में निहित हैं। अब वनस्पतियों की ताकत, वनस्पतियों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले फल फूल, यह क्या है? अपार शक्ति के स्रोत हैं। कल्पना करिए कि एक जीव अपने उदर की अपने भोजन की पूर्ति कहाँ से करता है? फल से, फूल से, खाद्य पदार्थों से, और वह कहाँ निर्मित होते हैं? पर्यावरण में। तो चाहे जैविक बात हो चाहे अजैविक बात हो, वह सारी की सारी अपार शक्तियाँ कहाँ हैं? इस पर्यावरण में। कैसे? कोयला को ले लीजिए, कोयला एनर्जी का, ताकत का सबसे बड़ा स्रोत है, और कोयला कहाँ मिलता है? इसी भौतिक पर्यावरण के घटकों में से एक मिलता है। तो मैं आपको यह स्पष्ट बता दूं कि भौतिक घटक में जितने एलिमेंट्स हैं, जितने तत्वों, अपार शक्ति के केंद्र हैं, उसमें कोयला है, यूरेनियम थोरियम है, लोहा है, जल है, जल से आज बिजली बन रही है, धरती के अंदर परमे से छेद करके घूम की गर्मी को बाहर निकालते हैं, जिसे एक शब्द के नाम से जानते हैं, भूतापी ऊर्जा। ये भूतापी ऊर्जा क्या है? यह भौतिक तत्व है और यह अपार शक्ति का भंडार है। समुद्र की जलराशि में हमारे महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम ने तरंगों पर ऐसे जाल नेट डाल करके उसकी वेब से शक्तियों को प्राप्त करके बिजली का एक विकल्प देने का प्रयास किया था। वह क्या है? भौतिक तत्व। तो समुद्र की लहरें, आप देख लीजिए, गुजरात का क्षेत्र हो या तटवर्ती हमारे जितने राज्य हैं, वहाँ पन बिजली, वायु के द्वारा बिजली को बनाया जाता है। हवा से बिजली बन रही है, समुद्र की लहरों से बिजली बन रही है, जल को बांध बना करके नदियों के माध्यम से बिजली बना रहे हैं, धरती से कोयले को निकाल रहे हैं, लोहे को निकाल रहे हैं, यूरेनियम और थोरियम को निकाल रहे हैं। यह सारी की सारी शक्तियाँ कहाँ हैं? इस भौतिक पर्यावरण में है। मैंने ये कुछ चुनिंदा नाम लिए हैं। सूर्य की रोशनी से सौर ताप, सौर ताप क्या? अपार शक्ति का भंडार है। इस तरह भौतिक पर्यावरण में यह सारे घटक जो है अपार शक्ति के भंडार हैं। यदि इन पर्यावरण को हम इसी तरह नष्ट करेंगे तो निस्संदेह हमारी ताकतें, हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा के स्रोत क्षीण हो रहे हैं, और समय रहते सारा मानव समाज, भारत सरकार, विश्व की गवर्नमेंटें, तकनीकी लोग, वैज्ञानिक इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो एक एक करके समय से पहले ही यह पर्यावरण की जो तत्व हैं, भौतिक तत्व हैं, यह शक्तियाँ क्षीण होने लगेगी। तीसरा पॉइंट है, पर्यावरण में विशिष्ट भौतिक क्रिया कार्यरत है। पर्यावरण में विशिष्ट भौतिक क्रिया कार्यरत का आशय यह हो गया कि इस पर्यावरण को न कोई पैदा कर रहा है और न कोई चला रहा है, बल्कि यह स्वतः चल रहे हैं। एक विशिष्ट नैसर्गिक क्रिया काम कर रही है। जैसे लोग कहते हैं पर्यावरण को बचाइए, वृक्षारोपण करिए। मैं तो एक निवेदन आपके इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूं कि पर्यावरण को बचाने की जरूरत नहीं है, आप काटना छोड़ दीजिए, आप पर्यावरण का नष्ट करना छोड़ दीजिए, पर्यावरण अपने आप सृजित हो जाएगा। जंगल किसने लगाया था? ना, प्राकृतिक जंगल स्वतः प्रकृति ने लगाए थे। और वह कैसे लगे थे? ये तीसरा ही पॉइंट इसको जन्म देता है, जिसका टॉपिक है पर्यावरण में विशिष्ट भौतिक क्रिया कार्यरत है। पर्यावरण में विशिष्ट भौतिक क्रिया क्या कार्यरत है? पृथ्वी की दैनिक गति, पृथ्वी की वार्षिक गति, सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल, हवा, पानी, मिट्टी, यह सारे के सारे एक विशिष्ट क्रिया से संचालित होते हैं। और यह जब विशिष्ट क्रिया से संचालित होते हैं तो निश्चित एक पर्यावरण को जन्म देते हैं, और वो पर्यावरण हमारा नायाब, अनूठा और विकल्पों से भरा पूरा एक संसार होता है। इस तरह पर्यावरण हमारे लिए बहुत उपयोगी है। चौथा पॉइंट है, पर्यावरण दृश्य अदृश्य दोनों प्रकार का है। पर्यावरण हमारा दृश्य अदृश्य दोनों प्रकार का आशय का कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए। हमारे यहाँ कहा जाता है छित जल पावक गगन समीर पंच रचित यह अदम शरीर। जिस 5 तत्वों से तुलसी ने रामचरितमानस में इस शरीर की रचना बताई, उसमें एक तत्व अदृश्य है, वह है प्राण।
वह है हमारी आत्मा। उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई कलर नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है, लेकिन आत्मा को, प्राण को अलग करके हम जैसे शरीर की उम्मीद नहीं कर सकते, शरीर की कल्पना नहीं कर सकते, शरीर दृश्य है, प्राण अदृश्य है, उसी तरह यह हवा, यह पानी, यह मिट्टी दृश्य है, आकाश अदृश्य है, हवा अदृश्य है। आग को आप देख सकते हैं, मिट्टी को आप देख सकते हैं, लेकिन हवा और आकाश दो ऐसे तत्व हैं जो अदृश्य हैं, और यह आग, पानी, मिट्टी ये दृश्य हैं। तो जो यह संकेत है चौथे पॉइंट का कि पर्यावरण कैसा होगा, पर्यावरण जहाँ भी होगा दो तत्वों का मेल होगा, एक दृश्य जगत का, एक अदृश्य जगत का। तो दृश्य अदृश्य, अरूप और स्वरूप, सजीव और निर्जीव का पूरा एक संपुट है, एक पूरा ढक्कन है जिससे पर्यावरण हमारा चलता है। अब अगली बात है, पांचवें पॉइंट पर आते हैं। पर्यावरण सतत परिवर्तनशील है। पर्यावरण सतत परिवर्तनशील है। मैं जो अभी बताया कि पर्यावरण को न कोई बना रहा है और न कोई चला रहा है, बल्कि क्या है, यह स्वतः सतत चल रहा है, यह कंटिन्यू चल रहा है। जब से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जब से यह धरती आई, जब से यह ब्रह्मांड में नवग्रहों की रचना हुई, इस ब्रह्मांड में नवग्रह की रचना के साथ इस धरातल पर जब वायुमंडल आया, यह पर्यावरण आया, तब से यह अनवरत चल रहा है, निरंतर चल रहा है। इसको कभी भी विराम नहीं लगा, और जिस दिन विराम लगेगा उस दिन सारा संसार समाप्त हो जाएगा। तो निस्संदेह पर्यावरण एक सतत प्रक्रियाशील बिंदु है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को सतत गतिशील रहने दें। जिस दिन हम पर्यावरण में ब्रेक लगाएंगे, अपने पूरे जीवन पद्धति को ब्रेक कर देंगे। जैसे देख लीजिए, नदियों का बहना निरंतरता है, लेकिन मानव ने क्या किया, अपनी एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, जल विद्युत प्राप्त करने के लिए नदियों को रोक करके बांध बना लिया। उसकी निरंतरता, उसकी गतिशीलता में कमी ला दी। उसका परिणाम आने वाले समय में देश समाज को भुगतना पड़ेगा। इस तरह की प्रत्येक क्षेत्र में हम जब पर्यावरण के सतत परिवर्तनशीलता की गति को रोकेंगे तो उसके दुष्परिणाम निरंतर हमारे लिए भयावह होंगे। अगला पॉइंट है, पर्यावरण स्वनियंत्रित, स्वपोषित है। मैंने आपको बताया कि पर्यावरण स्वयं नियंत्रित होता है और स्वयं पोषित है। जैसे कल्पना करिए, यह पौधे इनका भोजन कहाँ से आता है? हमारा भोजन तो वनस्पतियाँ हैं, खाद्य पदार्थ है, कुछ जीव हैं जो मांसाहारी लोग हैं मानव में, वह जीवों को मार के खाते हैं, वनस्पतियों के माध्यम से करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इस पर्यावरण में घटक हैं जो स्वनियंत्रित और स्वपोषित हैं। स्वयं सब कुछ चल रहा है, एक नियंता है, एक नियामक है, एक सिस्टम है। आप उसे धर्म की भाषा में ईश्वर कह सकते हैं, विज्ञान की भाषा में एक तंत्र कह सकते हैं, लेकिन है एक ऐसी गतिविधि है जो पूरे के पूरे पर्यावरण को स्वनियंत्रित करती है और स्वपोषित करती है। ये तमाम प्रकार के जीव, यह तमाम प्रकार की वनस्पतियाँ कब आईं, कहाँ आईं, कैसे आईं, क्यों आईं, इसका किसी के पास कोई लेखा जोखा नहीं है। बस केवल है तो एकमात्र हमारे आपके पास अनुमान है। तो इस तरह पूरा पर्यावरण स्वनियंत्रित, स्वपोषित है। कल्पना करिए, जैसे दैनिक गति, वार्षिक गति। इस दैनिक और वार्षिक गति के कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं, ऋतु बदलती है, मौसम बदलते हैं, जलवायु बदलती है, और तमाम तरह की उस परिवर्तन में तमाम वनस्पतियाँ, फल फूल और जीव जंतु का विकास होता है। उनका उन्नत, उनका औन्नत, उनका विकास, उनका विनाश, यह सब कुछ कौन कर रहा है? यह स्वनियंत्रित, स्वपोषित व्यवस्था के तहत चल रहा है। अब पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधता है। पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधता का आशय यह हो गया कि यह पूरा का पूरा संसार, जब धरती एक है, संसार एक है, हवा, पानी, मिट्टी, सूरज का प्रकाश एक है, तो ये एक प्रकार के फूल होने चाहिए, एक प्रकार की वनस्पतियाँ होनी चाहिए, एक प्रकार के जीव होने चाहिए। कदापि ऐसा नहीं। क्यों नहीं है? यही क्षेत्रीय विविधता है।
नाना प्रकार के, आप देख लीजिए कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी आसाम से लेकर के गुजरात तक, यह सारा का सारा एक भारत ही, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पूरे संसार में जाने की जरूरत नहीं। इसी भारत में तमाम प्रकार की वनस्पतियाँ, तमाम प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो यह जीव जंतु तमाम प्रकार के जो पाए जाते हैं वो किसकी देन है? क्षेत्रीय विविधता की देन है। आसाम में जहाँ सदाबहारी वन है, हिमालय पर जहाँ शंकुधारी वन है, उत्तर भारत में जहाँ पर्वत पतझड़ी वन है, राजस्थान में जहाँ कटीली झाड़ियाँ हैं, यह वनस्पतियों की बात है। आसाम में हाथी है, गैंडा है, उत्तर भारत में तमाम तरह के जीवों से आप परिचित हैं। हिमालय पर या बर्फीले इलाके में रेंडियर है। दक्षिण भारत को ले लीजिए, एस्किमो को ले लीजिए, ध्रुवीय प्रदेशों में, तो ये तमाम प्रकार के जीव और वनस्पतियाँ हैं। तो ये किसकी देन है? क्षेत्रीय विविधता की। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं कि यह संसार वनस्पतियों का कैसा है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, फूलैः फलैः बिटप विधिनाना, फूलैः फलैः बिटप विधिनाना, मंजु ललित बर बेल बिताना, मंजु मंजुतर मधुकर श्रेणी, विविध बयार बहें सुख दें। ये पूरा जंगल, ये पूरा दंडकारण्य क्या है? नाना प्रकार की वनस्पतियों से, फूलों से, पुष्पों से, जीव से, जंतुओं से आच्छादित है और आह्लादित है। ये किसकी देन है? इसी क्षेत्रीय विविधता की देन है। वेरिएशन प्रकृति का नियम है और यह भिन्नता प्रत्येक क्षेत्र में है, चाहे वो वनस्पति के क्षेत्र की बात हो, जीव जंतु के क्षेत्र की बात हो। अब पर्यावरण में पार्थिव एकता विद्यमान है। पार्थिव एकता का से ये हो गया कि पूरे संसार में जो निर्जीव चीज़ें हैं, जो पार्थिव चीज़ें हैं, उसमें एकता है, एक दूसरे से अलग नहीं। आप भारत को देख लीजिए, भारत का मैप देखेंगे तो ये जो पूरा मैप भारत का है, कल्पना करिए तो यहाँ जो आपका बंगाल की खाड़ी है, इस बंगाल की खाड़ी पर सूर्य की रोशनी आकर के पड़ी और यहाँ से जल क्या हो गया? भाप बन गया। भाप बना, इधर से हवा आई, इसको उड़ा ले गई, उड़ा करके फिर कहाँ ले गई? बादल संघनित हुआ, संघनित होने के कारण गया हिमालय की चोटी से टकरा गया और टकराने के बाद झमाझम बारिश हो गई। यह झमाझम बारिश हो गई और फिर जल कहाँ चला गया? बंगाल की खाड़ी में, समुद्र में चला गया। अब आप प्रश्न करिए और खुद आप समझिए कि क्या किसी एक तत्व की इसमें विशेषता थी? सूर्य का ताप, जल, हवा और इससे ऊपर उठ करके बादल होकर के संघनित होकर के हिमालय की चोटियों से टकरा करके वर्षा करना, ये पांचों तत्व सक्रिय हुए। देखने में अलग अलग हैं, सबके गुण धर्म अलग हैं, लेकिन कल्पना करिए कि ये वर्षा के माध्यम से मैंने जो उदाहरण दिया है, क्या यह किसी एक तत्व की देन है? हमको आपको लगता है कि प्रकृति के सारे तत्व अलग अलग हैं, कहने और दिखने में अलग हैं, लेकिन उनकी मूल आत्मा, उनका नैसर्गिक संचालन, उनकी नैसर्गिक गति एक सी है और एक ही सत्ता चला रही है। और वह सत्ता नियामक है, ईश्वर है, परमात्मा है, प्रकृति है। और प्रकृति का एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो इस सबको चला रहा है। और उसको एक शब्द में कहें तो वही पार्थिव एकता है, वही धर्म की भाषा में ईश्वर एक है। ये सारी घटनाएं चल और हो रही हैं तो निसंदेह इस सब के कारण हो रही हैं। और लास्ट है पर्यावरण जैव जगत का आवास है। इस संसार में पूरा का पूरा जीव कहीं आश्रय पाता है, जीव कहीं निवास करता है, तो वह कहाँ करता है? इस पर्यावरण में। अब कल्पना करिए कि आप टीवी पर, अखबारों में सुनते हैं कि तेंदुआ रिहायशी इलाके में प्रवेश किया, तेंदुआ शहरी कॉलोनी में प्रवेश किया, बाघ गांव में प्रवेश किया। कारण क्या है? जब हम उनके जंगली जानवरों के जो जंगल थे, वह जंगल उन जानवरों के घर थे, हमने अपने क्या किया? आर्थिक प्रगति की होड़ में उन जंगलों को काट दिया। और जब उन जंगलों को काट डाला, उनके घर को तो हमने खत्म कर दिया। और जब उनका घर खत्म हो गया तो हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारी कॉलोनी में आ रहे हैं। तो निसंदेह जैव जगत का जो आवास है वह पर्यावरण है।
जीवों का आवास स्थान कहाँ है? पर्यावरण को है। और यह पर्यावरण यदि हम नष्ट कर देंगे तो वह सारे जीव नष्ट हो जाएंगे, और वह सारे जीव नष्ट हो जाएंगे तो एक दिन हम भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इस पूरी सर्किल में, इस पूरी चेन में प्रत्येक दूसरे जीव की ये जिम्मेदारी बनती है, और उसमें खास तौर से मानव सबसे सभ्य है, सबसे विज्ञ है, सबसे ज्ञानवान प्रज्ञ प्राणी है। तो उसकी जिम्मेदारी यह बनती है कि वह पर्यावरण को खुद समझे और उसकी सुरक्षा करे। पर्यावरण सुरक्षित होगा तो सारे जीवों का आवास सुरक्षित होगा, और जीवों का आवास सुरक्षित होगा तो यह पर्यावरण एक स्वर्ग सा होगा। लास्ट है पर्यावरण संसाधनों का भंडार है। पर्यावरण संसाधनों का भंडार इस आशय से है कि इस संसार में हमने, आपने, आर्थिक मानव ने, वैज्ञानिक मानव ने, तकनीकी मानव ने जो कुछ हासिल किया है वह हासिल कहाँ से हुआ है? इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों से। और वह प्राकृतिक संसाधन कहाँ उपलब्ध है? पर्यावरण में। आप लोहा को ले लीजिए, कोयला को ले लीजिए, पानी को ले लीजिए, जल को ले लीजिए, हवा को ले लीजिए, ताप को ले लीजिए, दाब को ले लीजिए। प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक घटक कहीं है तो वह कहाँ है? पर्यावरण में। इस आशय से स्पष्ट है, इस सारे बिंदुओं की चर्चा परिचर्चा में यह बात साफ हो गई कि पर्यावरण हमारा जो है संसाधनों का भंडार है। चाहे वह वनस्पतियों के रूप में हो, चाहे वह खनिजों के रूप में हो, चाहे सूरज की रोशनी के रूप में, प्रकाश के रूप में, यह सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन हैं और यह पर्यावरण में निहित हैं, पर्यावरण में ही सुरक्षित हैं। और आज हमने पर्यावरण को ही असुरक्षित कर दिया है तो सारे संसाधन भी असुरक्षित हैं। और हमारी आपसे एक जिम्मेदारी पूर्वक निवेदन है कि आप हम सब मिल करके अपने यथा स्थान पर रहते हुए जहाँ तक हो सके यथासंभव पर्यावरण की सुरक्षा करें, पर्यावरण को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगली वीडियो में अगली जानकारी हम देंगे। इसके लिए धन्यवाद।